हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। काफ़ी समय के बाद हम लोग एक हेरिटेज ट्रैवल रिलेटेड वीडियो लेके आए हैं आपके लिए। ये पूरा वीडियो सीरीज़ है कश्मीर के हेरिटेज को डेडिकेटेड। कोविड-19 कोरोना पैंडमिक की वजह से दुनिया भर में ट्रैवल के रूल्स और पैटर्न चेंज हो रहे हैं, बदल रहे हैं लोगों का सैर सपाटा करने का तरीका। तो उसी के मुताबिक हमने भी सोचा कि अपने वीडियो में भी, अपने ट्रैवल वीडियोस में भी अकॉर्डिंगली एक बदलाव लाया जाए। तो आज ये जो सीरीज़ है इसमें एक हाइब्रिड अप्रोच हमने लिया है। फर्स्ट हाफ में आपको कश्मीर के हेरिटेज के बारे में हम एक तरह से वर्चुअल ट्रैवल करेंगे, जिसमें कि मैप्स के ज़रिए, फ़ोटोग्राफ्स के ज़रिए और वहाँ की जो कहानियाँ हैं जो कि आमतौर पे हम न्यूज़ में बॉर्डर डिस्प्यूट तो ज़रूर सुनते ही हैं, और उससे जुड़ा हुआ टेररिज्म, और एक दूसरे छोर पे हम कश्मीर की खूबसूरत जो वादियां हैं, जो नज़ारे हैं, काफ़ी जो लैंडस्केप है काफ़ी सुंदर सा, उसके बारे में भी हमें फ़ोटोज़ और वीडियोस काफ़ी देखने मिलते हैं। तो इस सीरीज़ में हमने सोचा कि कुछ अलग किया जाए। तो इन दोनों टॉपिक से हट के जो वहाँ का इतिहास है और जो वहाँ की जनरल जानकारी है, वहाँ की हवा, पानी और पत्थर और लोग और वहाँ की कहानियाँ, उनसे जुड़ा हुआ हमने सोचा कि कुछ जानकारी आप तक लाई जाए। क्योंकि डिस्प्यूट की न्यूज़ बहुत सारी अवेलेबल है इंटरनेट पे, और बहुत सारे और व्लॉगर्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे कैप्चर किए हैं। बहुत सारे फ़ोटोग्राफर्स हैं जिनके चैनल पे आप, आई वुड एनकरेज कि आप विज़िट करें। और अगर आपको वहाँ की सीनिक ब्यूटी देखने का मन है तो बहुत सारे यूट्यूब चैनल अवेलेबल हैं। मैंने खुद भी रेफ़र किया कई सारे चैनल्स को, जिनमें कि अच्छे अच्छे नज़ारे और वहाँ के पहाड़, नदियाँ, झरने सब कैप्चर किए गए हैं। तो इस सीरीज़ में हमने सोचा कि इन सब से अलग जो हिस्ट्री, हेरिटेज और नेचुरल हेरिटेज और इन सब से जुड़े जो दूसरे पहलू हैं जो थोड़े अनछुए रह गए हैं अब तक, वो हम कवर करने की कोशिश करें। तो फर्स्ट हाफ में एक वर्चुअली हम यहाँ की मैं आपको बैकग्राउंड एक दूंगा, और सेकेंड हाफ में हमने कोलैबोरेट किया है। मेरी एक बहुत अच्छी दोस्त है नवनीत कौर, उनको आपने हमारे बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा, भरतपुर वाले वीडियो में, ग्वालियर, मुरैना। वो हमेशा हमारे साथ ट्रैवल करती आई हैं और एक बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफ़र हैं और कविताएं कहती हैं। वो पंजाब के एक कृषि परिवार से जुड़ी हुई हैं और दिल्ली एनसीआर में चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम करती हैं, और साथ में फ़ोटोग्राफ़ी और पोइट्री उनका शौक़ है। तो नवनीत को पिछले महीने कश्मीर का एक हफ़्ते का टूर करने का मौका मिला। तो वो हमारे लिए काफ़ी सारे वीडियोस और फ़ोटोज़ लेके आई हैं, और अपना एक एक्सपीरियंस कि उनका एक हफ़्ते का ये टूर, अलग अलग जगह वो गई, काफ़ी सारे मॉन्यूमेंट्स और हेरिटेज साइट्स पे वो गई, वहाँ का उन्होंने खाना खाया, लोगों से बात करी। तो वो सारे एक्सपीरियंसेस सेकंड हाफ में नवनीत शेयर करेंगे। ये मल्टी पार्ट सीरीज़ रहेगा। नवनीत के जो अलग अलग दिन के टूर थे उसमें वो डिस्कस करेंगी हमारे साथ, और मैं थोड़ा बैकग्राउंड देने की कोशिश करूँगा इस एपिसोड में। ये पहला एपिसोड है तो मैं थोड़ा सा इसका जो कल्चरल हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कश्मीर का, वो एस्टैब्लिश करने की कोशिश करूँगा। और सेकंड हाफ में नवनीत का जो डे 1 का टूर था, वो 3 जगहें घूम के आई थी, और उसके बारे में वो हमें बताएंगी कि कैसा उनका पहला दिन रहा कश्मीर में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कश्मीर जो है वो इतना ख़ास क्यों है, क्यों वहाँ पे चीज़ें इतनी खूबसूरत हैं, और जो भी उसकी हम जानते हैं कश्मीर के बारे में, पैराडाइज बोला जाता है उसको, जन्नत, स्वर्ग के समान बोला जाता है। तो हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा क्यों है। कश्मीर की जो लोकेशन है जोग्राफिकली, जहाँ वो स्थित है, उसकी वजह से काफ़ी सारे ऐसे फैक्टर्स वहाँ हैं जो एक जगह को बहुत खूबसूरत बनाती हैं और नेचुरल रिसोर्सेज में रिच बनाती हैं। इस मैप में मैंने कोशिश करी है कि बहुत सिंपल तरीके से जो वहाँ के माउंटेन रेंजेस हैं और जो दूसरी जगहें हैं जिस वजह से कश्मीर को एक पर्टिकुलर ज्योग्राफी और एक पर्टिकुलर जियोलॉजी मिलती है, उसको मैं डिस्कस करने की कोशिश करूँगा बहुत सिंपल तरीके से। ये एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं है मैप पे, लेकिन आइडिया देने के लिए काफ़ी है, अच्छा है। तो इंडिया के नॉर्थ में हम सब जानते हैं कि जो सबसे बड़ी माउंटेन रेंज जो है इंडिया, नेपाल, चाइना के बीच में हिमालयन रेंज जो है, द ग्रेट हिमालयाज जिसको बोला जाता है। हिमालय के जो सब माउंटेन रेंजेस हैं, हिमालय के करीब जो छोटे माउंटेन रेंजेस हैं,
उनमें से एक आता है पीर पंजाल, जो कि आप मैप पे देख रहे हैं। एक आता है धौलाधार, जो कि हिमाचल प्रदेश से गुज़रता है। और पीर पंजाल जो है वो भी इंडिया के नॉर्थ में जम्मू कश्मीर और आगे दूसरे देशों से भी गुज़रती है ये श्रृंखला। तो ये जो 3 रेंजेस हैं, हिमालयस, पीर पंजाल और धौलाधार, इनके बीच में एक वैली क्रिएट होती है, एक वादी जिसको बोलते हैं। वहाँ पर जितने भी हमें कश्मीर के जो फेमस स्पॉट्स हैं, सारी लेक्स, डल लेक और उससे सारे जो बाग हैं, जो पैराडाइज गार्डन मुगल काल में बनाए गए, पानी के झरने, चश्मे, जितने खूबसूरत चीज़ें हम देखते हैं, जो उपजाऊ ज़मीन हमें देखने मिलती है, फूल, फल, ये सब जो ग्रो होता है वो ज़्यादातर इस एरिया में ग्रो होता है। तो ये सारी माउंटेन रेंजेस से जो है पानी काफ़ी सारा मिलता है इस एरिया को, फ्रेश वाटर, और जो मिनरल्स हैं, ऑब्वियसली मिनरल्स भी बह के आते हैं पानी के साथ। तो यहाँ की जो ज़मीन है, मिट्टी है, काफ़ी उपजाऊ है। तो ये एक जो बीच का एरिया है, आप देखेंगे कि हमारे भी जो टूर है ये आने वाला 1 हफ्ते का, ज़्यादातर स्पॉट इसी वैली में फॉल करते हैं, ज़्यादातर प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट। और डल झील के आसपास या किसी वाटर बॉडी के आसपास ही कोई अगर प्लेस ऑफ वर्शिप है, या खेत हैं, या बाग हैं, या सेब एप्पल ऑर्चर्ड है, वो ज़्यादातर आपको इन्हीं एरियाज़ में देखने मिलेगा। तो इस पर्टिकुलर जोग्राफिकल फिनोमिना की वजह से जो 3 पहाड़ हैं और साथ में वहाँ से बहने वाली नदियाँ, झेलम जो है सबसे प्रोमिनेंट यहाँ पर, उस वजह से एक प्राकृतिक सौंदर्य और एक उपजाऊ मिट्टी, ये सारा और नज़ारे, ऑब्वियसली झील के पीछे आपको माउंटेन रेंजेस दिखती हैं, तो और उनका रिफ्लेक्शन पानी में दिखता है। तो ये एक बहुत यूनिक सा इनका जोड़ जो है, योग जो है, वो काफ़ी यूनिक सा है। और इस वजह से ही शायद ज़मीन पे अगर स्वर्ग है तो यहीं है, यहीं है, यहीं है, ऐसा कहा था शायर ने। मेरे ख्याल से ये सारे जो नेचुरल ब्यूटी है उस वजह से ही ऐसा फील इस जगह को मिलता है। पौराणिक काल में अगर हम चलें तो जो ये नदियाँ, झरने, जलप्रपात, पहाड़, इन जितने नेचुरल फिनोमेना होते हैं, नेचुरल फीचर्स होते हैं, इनको सारी ही सभ्यताओं में ज़्यादातर एक डेटी के रूप में पूजा जाता है, या एक देवता के रूप में आप कह सकते हैं कि उनको वो काफ़ी रेवर्ड नेचुरल फीचर्स होते हैं, जो वहाँ पर जो जनजीवन है उसको एक तरह से चलाने में मदद करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज देते हैं, लाइफ देते हैं। तो इसलिए पौराणिक काल से ही इन नेचुरल फीचर्स को एक देवता जैसा सम्मान दिया जाता है। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे तो जो ये नाम है पीर पंजाल, मान्यता ऐसी है कि पंजाल जो इसका पार्ट है वो ओरिजिनली एक अपभ्रंशित डिटोरेटेड शब्द है, जो ओरिजिनल शब्द था पंचाल देव। पौराणिक टेक्स्ट में इसका रेफरेंस भी मिलता है कि पंचाल देव इस पहाड़ी पूरे रीजन को बोला जाता था। और कई हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि ये जो पंचाल है, ये शायद जो महाभारत काल में पंचाल देश की बात हुई, जहाँ की द्रौपदी, जहाँ की प्रिंसेस थी, शायद ये उसका रेफरेंस है। और कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि जो कश्मीर एरिया में पंचाल का रेफरेंस हमें मिलता है वो महाभारत से अलग एक दूसरा पंचाल देश है। पौराणिक काल से ही यहाँ पर काफ़ी शैविज़्म से जुड़े सेंट्स, बाद में मिडीवल काल में सूफ़ी सेंट्स भी यहाँ पर बहुत हुए हैं। यहाँ पे गुफाएं हैं, कंदराएं हैं, नेचुरल ब्यूटी है, आपको वो सारी चीज़ें हैं जो आमतौर पर ईसोटेरिक प्रैक्टिसेस या स्पिरिचुअल परस्यू पे जो लोग होते हैं उनको, अगर आपको सॉलिट्यूड चाहिए तो वो भी यहाँ मिलेगा, नेचुरल ब्यूटी चाहिए तो वो भी यहाँ पर मिलेगी। और टिपिकली वो सारी चीज़ें यहाँ उपलब्ध हैं जो कि साधना में हेल्प करें, स्पिरिचुअल परस्यू में हेल्प करें। तो इसलिए हमको अलग अलग बिलीफ सिस्टम्स से आने वाले जितने भी सेजेस हैं, हर्मिट्स हैं, वॉन्डरिंग ट्रूबाडोर्स बोला जाता है उनको यूरोप में, या इस तरह के जो सूफ़ी हैं, उनके काफ़ी रेफरेंसेस यहाँ मिलेंगे। पौराणिक काल में जो है उसमें शैविज़्म का रेफरेंस मिलता है। शैविज़्म एक तरह से आज हम उसको शैविज़्म बोलते हैं, लेकिन जो लॉर्ड शिवा, भगवान शिव से जुड़े हुए जितने प्रैक्टिसेस हैं उनमें अगर आप देखेंगे तो सारे मार्ग ही कवर हो जाते हैं, ज्ञान मार्ग, ध्यान, भक्ति,
इवन हठ योग जो है, या इस तरह की प्रैक्टिसेस जो बाद में सूफिज़म में यूज़ हुई, चिल्ला, खानकाहों में जो मेडिटेशन प्रैक्टिसेस यूज़ होती थी। तो शैविज़म में लगभग सब कुछ ही कवर्ड है। तो मेरे ख्याल से वो ये अगर आप किसी भी प्रैक्टिस, मॉडर्न डे प्रैक्टिस या मिडीवल प्रैक्टिस को भी रेफ़र करेंगे, सूफ़ी को भी रेफ़र करेंगे, तो कहीं पीछे जाते जाते उनकी जड़ें एक कॉमन सोर्स में ही हमें देखने को मिलती हैं। तो आज हम पुराने टेक्स्ट का जो ब्रिटिश या यूरोपियन या मॉडर्न हिस्टोरियंस ने जो इन्फ्रेंस निकाला है, उसके हिसाब से वो उसको शैविज़म बोल देते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से शैविज़म एक यूनिवर्सल सेट है, उसमें सारी प्रैक्टिसेस माइट लीड टू कि आपको लगेगा कि ये शैविज़म से ही निकल के आ रही है। तो पौराणिक काल से हाँ, यहाँ पे शैविज़म फॉलो करने वाले सेंट्स के काफ़ी रेफरेंसेस मिलते हैं। उसके बाद बुद्धिज़्म रिलेटेड रेफरेंसेस बहुत सारे हैं यहाँ पर। काफ़ी बुद्धिस्ट के लिए भी ये जगह काफ़ी रेवर्ड है, और अशोक के काल में, स्पेशली सम्राट अशोक के काल में यहाँ पर ये एक ट्रेड रूट भी था नॉर्थ वेस्ट से जुड़ा हुआ, और ऑब्वियसली स्पिरिचुअल परस्यूट पे भी जो लोग थे, जो हर्मिट्स थे, उनके लिए एक बहुत अच्छा ये स्थान था। तो उस दौर के भी रेफरेंसेस हमें काफ़ी मिलते हैं। और अर्ली मिडिवल टाइम में जब सूफिज़्म शुरू हुआ नॉर्दर्न इंडिया के आसपास, तो उस समय भी यहाँ पर एक तरह से एक सूफिज़्म का हब इसको माना गया है। एक तो ये एक अलग अलग कल्चर्स के बॉर्डर पे है ये जगह, बहुत सारे देशों के इससे बॉर्डर शेयर करती है ये जगह जो है। तो कल्चरल इंटरमिंगलिंग और नॉलेज एक्सचेंज, ये सारी चीज़ें भी ऐसी स्थानों पर होती हैं जो कि एक तरह से एक कस्प पे हैं, एक संगम होता है वहाँ पे अलग अलग कल्चर्स का। तो सूफिज़्म के दौर में भी इस एरिया में काफ़ी सारे सूफी सेंट्स का हिस्ट्री हमें, रेफरेंस हमें सुनने को मिलता है। अर्ली मिडिवल टाइम्स में जो सूफिज़्म फ्लरिश हुआ, उस दौरान जो है इस जगह को उस समय जो भाषा प्रचलित हुई, उसमें डेटी को या देवता को एक इक्विवेलेंट शब्द है पीर। तो ऐसा माना जाता है कि जो पीर पंजाल आज का जो हम नाम जानते हैं, वो इस वजह से है कि जो पंचाल देव जो वहाँ के डेटी हैं, उनको एक रिवर्ड जो शब्द यूज़ किया जाता है वो है पीर। तो पीर पंजाल जो है एक उसी का डेरिवेटिव शब्द हमें आज जानने को मिलता है। अब क्योंकि ये इतने सारे देशों के बीच में ये एरिया पड़ता है, इतना नेचुरली रिच है, इतना सुंदर है, और ट्रेड रूट यहाँ पर एक बहुत पहले से जो पीर पंजाल रेंज में को क्रॉस करने के लिए एक जो रास्ता है, जिसको आज हम पीर पंजाल पास बोलते हैं, पर्वतों के बीच में से एक रास्ता है, एक सड़क जाती है, जो कि बहुत पहले से पौराणिक काल से आने जाने के लिए यूज़ होती है, यातायात के लिए, और ट्रेड के लिए भी यूज़ होती है, जिसको ज़्यादातर सारे ही जितने भी मेजर डायनेस्टीज़ हुई हैं उन्होंने उसको रिपेयर किया है, उसको फर्दर डेवलप किया है उस रास्ते को। लास्ट जो हमें मेजर अर्लीस्ट जो हमें रिकॉर्ड्स मिलते हैं वो शायद मुग़ल काल के हैं, जिसमें कि उस रोड को डेवलप किया गया है। तो आज उस रोड को मुग़ल रोड बोला जाता है, पर बेसिकली वो पीर पंजाल पास से गुज़रने वाली वो रोड है, जो कि जो वादी में जो श्रीनगर एरिया है उसको पीर पंजाल के पीछे जो दूसरा एरिया है उससे जोड़ती है। थोड़ा ईजियर एक्सेस उस रोड से मिलता है वहाँ जाने का। तो नेचुरल ब्यूटी है, ट्रेड है, कल्चरल एक्सचेंज है, तो इतनी सारी जहाँ चीज़ें वहाँ होती हैं, वहाँ पर ऑब्वियसली रॉयल इंटरवेंशन भी होता है। तो रॉयल इंटरवेंशन या इन्वेस्टमेंट कह लें, तो यहाँ पर हमें काफ़ी सारे जो पुराने राजाओं के द्वारा स्थापित मंदिर के बारे में सुनने मिलता है, या फिर ट्रेड रूट्स फ्लरिश करने का, या सराएं या खानकाह या दरगाहें, इन सब में रॉयल पेट्रनेज भी हमें सुनने को मिलता है। या फिर जो इस तरह के छोटे एस्टैब्लिशमेंट होते हैं जैसे चुंगी नाका, या टैक्स कलेक्शन के लिए जो छोटे ऑफिसेज हैं, इस तरह के पुराने रिमेन्स अक्रॉस हमें देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं। उसको अगर हम और रिसर्च करें तो आप जान पाएंगे, काफ़ी सारे रेफरेंसेस इंटरनेट पे भी अवेलेबल हैं। इनमें से सबसे मशहूर हैं जो गार्डन्स मुग़ल दौर में शाहजहाँ ने पैटर्नाइज़ किए हैं। दारा शिकोह का जो एक अपना एक गार्डन है जहाँ पे वो एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजिकल स्टडीज़ करते थे, प्रैक्टिस करते थे। तो ये क्योंकि ज़्यादा नए हैं एज़ कम्पेयर टू जो पौराणिक
स्थान है, तो इनका रेफरेंस हमें ज़्यादा जानने को मिलता है, इनके लिए इनसे जुड़े हुए रिकॉर्ड्स ज़्यादा उपलब्ध हैं। तो करंट फॉर्म में हमें देखने को मिलता है शालीमार बाग जो है, या परी महल है, या चश्मे शाही, इनके आसपास जो गार्डन्स बने हुए हैं, पैराडाइज गार्डन जो कि पर्शियन ईरानियन इन्फ्लुएंसेस स्टाइल्स में बने हुए हैं, तो ये सारे रॉयल इन्वेस्टमेंट से बने हैं, रॉयल पैट्रनेज से बने हैं। जो यहाँ का काफ़ी पुराना मंदिर है शंकराचार्य टेम्पल, जिसके बारे में हम आगे एपिसोड में जानेंगे, वो भी रॉयल पैट्रनेज से बनाया गया है। 8th सेंचुरी AD के आसपास ये मान्यता है कि वहाँ पे आदि शंकराचार्य ने भी विज़िट किया, और काफ़ी उनके जो प्रोमिनेंट एक एपिक है उसकी रचना भी उन्होंने इसी एरिया में करी, तो जिस वजह से इस मंदिर को नाम भी मिलता है शंकराचार्य मंदिर। उसके बाद जो मुझे एक बड़ा ही यूनिक एक शख्सियत जिनके बारे में मुझे जानने को मिला, पढ़ने को मिला, वो हैं लल देद, या लल्ला आरिफा, या लल्लेश्वरी, ये सारे उनके नाम हैं। देद का मतलब है माँ, या कुछ लोग लल द्याद भी बोलते हैं, द्याद का मतलब दादी, ग्रैंड मदर। तो 14th सेंचुरी में एक फीमेल सेंट हुई काफ़ी यूनिक, जिनका असर, जिनका जो टीचिंग्स हैं उनको आज भी लोग फॉलो करते हैं। कश्मीर के हर बिलीफ के लोग, हिंदू, इस्लाम फॉलो करने वाले लोग भी, सूफ़ी, ये सब में वो काफ़ी एक रेवर्ड नाम है लल देद। और एक तो फीमेल सेंट वैसे ही हमें कम जानने को मिलती हैं वर्ल्ड ओवर, तो ये उनको काफ़ी यूनिक बनाता है। और उनका दर्जा जो है वो काफ़ी गौतम बुद्ध या महावीर के दर्जे का उनको उस तरह से रेवर्ड माना जाता है। और आज भी उनके टीचिंग्स पे उनकी जो पोइट्री का एक नया फॉर्म ही डेवलप हुआ, मेरे ख्याल से वक्सून नाम है उसका, जो उनके स्टाइल की जो पोइट्री है, जो उन्होंने मैसेज दिया संसार को, और आज भी उससे रिलेटेड प्लेज, नाटक खेले जाते हैं उस थीम पे बेस्ड। और कश्मीर स्पेशली इस एरिया के जो लोग हैं वो काफ़ी मानते हैं, और लल देद के बारे में काफ़ी रिस्पेक्ट से उनको देखा जाता है। इवन कश्मीर के बाहर जो ये दूसरे नाम जो हैं लल्लेश्वरी, ये इस तरह के नाम, उनके रेफरेंसेस जो हैं कश्मीर एरिया के बाहर, कश्मीर में लल देद या लल्ला आरिफा के नाम से उनको जाना जाता है। और एक और शख्सियत है जिनका जो कि लल देद को अपनी माँ के रूप में जानते हैं। लल देद का जो स्पिरिचुअल बैकग्राउंड है वो शैविज़म स्कूल ऑफ थॉट से उनको माना जाता है। और जो दूसरे शख्स की मैं बात कर रहा हूँ, जिनका नाम है नुरुंद ऋषि या नंद ऋषि या शेख नूरुद्दीन नूरानी, जो कि एक आगे चलकर एक ऋषि सूफ़ी ऑर्डर के काफ़ी एक फाउंडर्स में से उनको माना जाता है। अब ये ऋषि शब्द जो है ये संस्कृत के ऋषि से मिलता है, या सेम सोर्स है, या एक अलग शब्द है, ये मैं अभी स्टडी नहीं कर पाया हूँ, लेकिन अपने आप में मुझे काफ़ी यूनिक लगा कि ऋषि नाम का एक सूफ़ी ऑर्डर है। और ये जो हैं नंद ऋषि, वो लल देद को अपनी माँ के रूप में मानते हैं। और ऐसी कहानियाँ भी हैं कि उनके अपब्रिंगिंग में लल देद का काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। तो ये मुझे काफ़ी यूनिक स्टोरी लगी कि लल देद अपने आप में एक फीमेल सेंट, बहुत ही यूनिक कैरेक्टर, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, जिनके आज भी जिनके वचन जो हैं वो वैलिड हैं और लागू होते हैं, और लोग फॉलो करते हैं, उनको काफ़ी मानते हैं। और साथ में सूफिज़म के एक बहुत प्रोमिनेंट कश्मीर के जो फाउंडर्स में से आते हैं ऋषि ऑर्डर के, वो इनके बेटे समान हैं, वो इनको माँ जैसे मानते हैं। तो एक मुझे काफ़ी एक यूनिकनेस इस चीज़ में लगी कि ये दो यूनिक पर्सनैलिटीज़ और आपस में भी ये कनेक्टेड हैं इतने पवित्र तरीके से। मॉडर्न हिस्टोरियंस जो हैं उनका मानना है कि स्पेशली 13th सेंचुरी से पुराने जो हमें रिकॉर्ड्स मिलते हैं, अलग अलग रेफरेंसेस, रॉयल लॉग्स जो हैं, या कविताएं हैं, या फोकलोर है, या ओरल ट्रेडिशंस जो हैं, वो 13th सेंचुरी से पुराने स्पेशली जितने हैं वो काफ़ी उनमें से इनकम्प्लीट हैं। कुछ कनेक्टिंग चैप्टर्स नहीं मिलते, या फिर उनमें क्रोनोलॉजी डिसाइफर करना बहुत मुश्किल है। क्रोनोलॉजी डिसाइफर नहीं हो पाती है, जो मॉडर्न थिंकर्स का ऐसा कहना है। और उसके बाद के जो रिकॉर्ड्स हैं उनमें ज़रूर ज़्यादा कंप्लीटनेस है और ज़्यादा उसमें
उनको टाइम का रेफरेंस ज़्यादा बेहतर मिलता है। तो इसलिए अगर आप रिसर्च भी करेंगे तो जितना, जैसे कि शंकराचार्य के विज़िट करने का जो समय है या उससे पहले जो रेफरेंसेस हमें मिलते हैं कि कब वो टेम्पल बना, जितनी आप पुराने टाइम में जाते जाएंगे उतने आपको अलग अलग रिकॉर्ड्स में अलग अलग डेट्स मेंशन्ड है, या फिर इस तरह से मेंशन्ड होगा कि इस राजा के दौर में ये मंदिर बना। अब वो राजा किस दौर में था वो रिकॉर्डेड ठीक से नहीं है, या फिर हमें नहीं मिल पाया अभी तक वो रिकॉर्ड। तो जितना पुराना जाते जाएंगे उतना आपको थोड़े से मिसमैचिंग डेट्स मिलेंगी अलग अलग स्क्रिप्चर्स में। तो ऐसा यहाँ की जो हिस्ट्री है, इसलिए 13th सेंचुरी के बाद की जो है वो क्रोनोलॉजी और दूसरे फैक्ट्स, तथ्य जो हैं वो ज़्यादा क्लियरली पता है। उसके पहले के जो हैं वो थोड़े ग्रे हैं, थोड़ा आपको क्लियरली डिमार्केशन नहीं मिलता है कि, और अलग अगर मिलता भी है तो कोई और टेक्स्ट मिलेगा जो कि दूसरी डेट रेफ़र करता है और एक दूसरा टेक्स्ट होगा। जैसे कालहन के रिकॉर्ड्स हैं, आई डोंट नो इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट, क्योंकि ये इंग्लिश स्पेलिंग के हिसाब से मैं प्रोनाउंस कर रहा हूँ, पर कालहन एक स्कॉलर हुए जिनके जो रिटन रिकॉर्ड्स हैं उसमें काफ़ी हिस्ट्री मिलती है कश्मीर की हमें। लेकिन यही है कि 13th सेंचुरी से पुराने जो हैं उनमें थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन, थोड़ा डेट आगे पीछे हमें देखने को मिलती है। तो थोड़ा सा एक श्योरिटी कम होती है, अनसर्टेनिटी है एक पुराने रिकॉर्ड्स में। कालहन जिनका मैंने नाम लिया, 12th सेंचुरी में एक स्कॉलर हुए हैं जिन्होंने राज तरंगिनी नाम से एक एपिक या मल्टीपल बुक्स हैं इस सीरीज़ में, जिसमें कि महाभारत काल से लेकर के 12th सेंचुरी तक के कश्मीर के जितने रॉयल डायनेस्टीज़ रही हैं उनके बारे में ज़िक्र किया गया है, उनके टाइम पीरियड के साथ और उस दौर में क्या क्या मेन चीज़ें हुई। राज तरंगिनी का मतलब इंग्लिश में जो विकीपीडिया पे आप देखेंगे तो ट्रांसलेशन मिलता है कि द रिवर ऑफ रॉयल्टी, पर मेरे हिसाब से राज तरंगिनी का द रॉयल वेव ये भी एक ट्रांसलेशन हो सकता है, कि जो रॉयल वेव है वो किस तरह से किस दौर से गुजरी और कौन कौन उसमें प्रमुख राजा हुए। इसमें भी मॉडर्न थिंकर्स को एक डिसकंटिन्यूटी देखने मिलती है। बीच का एक दौर है जहाँ पे राजाओं के नाम मिसिंग है राज तरंगिनी में, या हमारे पास वो रिकॉर्ड्स आज की डेट में नहीं मिल पाए हैं। राज तरंगिनी का इंग्लिश ट्रांसलेशन भी उपलब्ध है, क्रॉनिकल्स ऑफ किंग्स ऑफ कश्मीर के नाम से। तो 12th सेंचुरी और उससे पहले के जो रेफरेंसेस हैं, जो जगहें हम अगर विज़िट करेंगे तो उनके बारे में जो जानकारी है, उनका सोर्स राज तरंगिनी उनका एक काफ़ी मेजर सोर्स है जानकारी का। अब हम बात करते हैं वो 3 जगह हैं जहाँ पर नवनीत हमको लेके जाने वाली हैं आगे एपिसोड में। शंकराचार्य मंदिर, चश्मे शाही और परी महल, और आने वाले एपिसोड्स में हम और जगहें भी कवर करेंगे नवनीत के जो फर्दर एक हफ्ते का टूर था उसमें। इनमें से जो पहली जगह है वो है शंकराचार्य टेम्पल। पीर पंजाल और हिमालय के बीच में एक छोटी पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है ज़बरवान। अगेन प्रोनाउंसिएशन मुझे पता नहीं सही है कि नहीं, लेकिन हाँ, ज़बरवान इंग्लिश स्पेलिंग के हिसाब से ज़बरवान जो एक छोटी हिल रेंज है वो श्रीनगर या जो वैली एरिया है उसके बीच में से गुज़रती है। और जो आपने मशहूर फ़ोटोज़ देखी होंगी डल लेक के पीछे माउंटेन रेंज है जिनका रिफ्लेक्शन डल में दिखता है, तो वो ज़बरवान रेंज है। तो उसमें से एक पीक पर शंकराचार्य हिल, जो उस हिल का अब नाम दे दिया गया है, राज तरंगिनी में उस हिल का नाम जो है वो गोपादरी हिल बताते हैं कालहन जो है। तो शंकराचार्य हिल या गोपादरी हिल के ऊपर टॉप पर एक प्लेस ऑफ वर्शिप एस्टैब्लिश हुई। कुछ लोग का मानना है कि 200 BC के आसपास से ही वो एक रेवर्ड प्लेस के रूप में है, और वहाँ पर पुराने समय में बुद्धिस्ट लोगों के लिए भी वो रेवर्ड एक मंदिर रहा है। और स्पेशली जो 8th सेंचुरी में आदि शंकराचार्य के विज़िट के बाद से वहाँ पर उसका नाम शंकराचार्य टेम्पल, शंकराचार्य मंदिर हुआ। जो शैविज़म फॉलो करने वाले सेक्ट हैं उनके लिए वो एक इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज जैसा बना, या मेरे ख्याल से अमरनाथ यात्रा के समय भी लोग यहाँ विज़िट करते हैं पहले इस मंदिर में। आदि शंकराचार्य का जो एक वन ऑफ द क्रिएशंस इस सौंदर्य लहरी, जो कि एक ग्रेट एपिक के फॉर्म में या पोइट्री आप कह सकते हैं, स्पिरिचुअल एसेंस जो है उनका, सौंदर्य लहरी जो उनका एक क्रिएशन है वो माना जाता है कि इसी एरिया में उन्होंने किया, इसी हिल पे। जो आज इस मंदिर का स्ट्रक्चर, उसके आसपास के स्ट्रक्चर्स हमें देखने मिलते हैं वो काफ़ी नए हैं, मॉडर्न, ऑलमोस्ट मॉडर्न एरा के ही हैं।
19th सेंचुरी में गुलाब सिंह नाम के एक रूलर ने ये सीढ़ियाँ बनवाई, एक स्टेयरकेस जो मंदिर को लीड करता है। अराउंड 243 स्टेयर्स हैं शायद उस पर। तो 19th सेंचुरी में वो सीढ़ियाँ बनी और 1925 के आसपास जो है वो मैसूर के जो रूलर थे उन्होंने यहाँ पर विज़िट किया और उन्होंने यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस करवाए 1925 में। तो ये दो एक थोड़े से मॉडर्न रेफरेंसेस हमें मिलते हैं यहाँ के करंट स्ट्रक्चर के बारे में, सीढ़ियाँ और इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशंस। प्रेजेंटली यहाँ पर कैमरा ले जाना, फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है, तो इसलिए हमें रेफरेंसेस मैप से ही थोड़े ज़्यादा देखने पड़ेंगे और कुछ इंटरनेट से मिली हुई तस्वीरें हैं। और यहाँ पर बताया जाता है कि ऑब्वियसली क्योंकि वो हिल टॉप है तो पूरी सिटी का एक पैनोरामिक व्यू आपको देखने मिलता है। तो आई विल ट्राई टू रिप्रेजेंट अ लिटिल ऑफ दैट इस वीडियो में, उसकी एक झलक देने की कोशिश मैं करूँगा आपको। इसके बाद शंकराचार्य टेम्पल के बाद नवनीत ने विज़िट किया है चश्मे शाही और परी महल जगह। तो यहाँ की हिस्ट्री भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसकी अपनी जो स्टोरी है। 17th सेंचुरी में एक और फीमेल सेंट हुई जिनको आज जाना जाता है माता रूपा भवानी के नाम से। उनका फैमिली नेम था साहिब। उस दौर में जब वो स्पिरिचुअल परस्यू पे थी और मेडिटेशन वगैरह करती थी तो उन्होंने उस समय एक फ्रेश वाटर स्प्रिंग या पानी का चश्मा डिस्कवर किया, जिस एरिया में उन्होंने अपना ध्यान भी किया और जो दूसरे उनके प्रैक्टिसेस थे, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, वहाँ पर करी। इस वजह से उस चश्मे का नाम, उस स्प्रिंग का नाम जो है चश्मा साहिबी पड़ा, क्योंकि उनका फैमिली नेम साहिब था। तो चश्मा साहिबी उसका पुराना नाम है, जो कि करप्ट होते होते ऐसा माना जाता है कि चश्मा शाही उसका नाम हुआ। 17th सेंचुरी के दौरान चश्मा साहिबी के आसपास शाहजहां के ऑर्डर पे, जो कि उस समय मुग़ल साम्राज्य के राजा थे, रूलर थे, उनके ऑर्डर पे अली मर्दान ख़ान, जो कि एक मुग़ल नोबल थे इस एरिया में स्टेशन, अली मर्दान ख़ान ने गार्डन्स का निर्माण कराया, बाग, पैराडाइज गार्डन जिसको हम आज बोलते हैं, जो कि शाहजहां ने अपने बेटे दारा शिकोह को गिफ्ट करने के लिए बनवाया। तो ये फ्रेश वाटर स्प्रिंग जो चश्मा साहिबी और इसके आसपास के जो गार्डन्स मुग़ल दौर में बने, इन पूरे को चश्मे शाही के नाम से आज जाना जाता है। आज की डेट में कश्मीर में 3 मशहूर मुग़ल गार्डन्स हैं। शालीमार बाग जो सबसे बड़ा है, उससे छोटा निशात बाग, और सबसे छोटा चश्मे शाही गार्डन्स जिनकी हम अभी बात कर रहे हैं। ये सबसे छोटा तो है इन 3 में, लेकिन सबसे ज़्यादा आर्किटेक्चरली सबसे ज़्यादा चार्मिंग भी माना जाता है। इसमें टेरेस्ड गार्डन हैं जिनके थ्रू होते हुए उस चश्मे का जो पानी है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है वाटरफॉल में और इस स्प्रिंग वाटर के फॉर्म में और एक्वाडक्ट्स के फॉर्म में भी, जो कि आप एक तरह से छोटा सा डैम समझ सकते हैं। तो इन टेरेस्ड गार्डन से होते हुए पानी आता है और डिस्ट्रीब्यूट होता है बड़े सुंदर तरीके से। तो एक टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और आर्ट का एक काफ़ी मिश्रण हमें देखने मिलता है यहाँ पर, जो कि एक पेक्यूलियर चीज़ है पर्शियन गार्डन्स या पैराडाइज गार्डन्स में। आप अगर मेरा सुंदर नर्सरी वाला एपिसोड देखेंगे, दिल्ली के सुंदर नर्सरी में, जहाँ पे अभी रिसेंटली मुग़ल पैराडाइज गार्डन्स दोबारा बनाए गए हैं, तो वहाँ पे हमने और डिटेल में डिस्कस किया है कि किस तरह से पैराडाइज का कॉन्सेप्ट होता है और उनको गार्डन के फॉर्म में कैसे दिखाया जाता था मुग़ल काल में और अभी उसको कैसे रिक्रिएट किया गया है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप मेरा सुंदर नर्सरी वाला वीडियो और हुमायूंस टॉम्ब का जो दिल्ली का वीडियो है उनको ज़रूर देखें। उनमें रिसेंटली अभी पैराडाइज गार्डन्स रिवाइव किए गए हैं, दोबारा बनाए गए हैं। चश्मे शाही के पास ही एक और जगह है परी महल, जो कि जिसमें कि 7 स्टेप्स में टेरेस्ड गार्डन्स हैं। और दारा शिकोह, जो कि शाहजहां के बेटे जो थे, जिनके लिए चश्मे शाही बनाया गया था। ऐसा माना जाता है कि परी महल में दारा शिकोह की लाइब्रेरी थी, जहां पर वो एस्ट्रोनॉमिकल और एस्ट्रोलॉजिकल स्टडीज़ करते थे। और वहाँ का भी जो आर्किटेक्चर है काफ़ी यूनिक सा, 7 स्टेप्स में टेरेस्ड गार्डन हैं और काफ़ी सुंदर सा आर्किटेक्चर वहाँ का भी है। आने वाले एपिसोड्स में हम और यहाँ के नेचुरल ब्यूटी के बारे में डिस्कस करेंगे और इस तरह की इंटरेस्टिंग जगहों के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी ये था कश्मीर के हिस्ट्री और कल्चर का एक छोटा सा कैप्सूल जो मैंने बनाने की कोशिश करी है सिंपल टर्म्स में, कि आपको एक बैकग्राउंड मिले।
और अब हम नवनीत के पास चलते हैं एंड शी विल टेक अस थ्रू जो उनकी पहले दिन की जर्नी थी कश्मीर में, क्या क्या उन्होंने महसूस किया और इन जगहों पे जो वो गई तो उनके एक्सपीरियंस क्या था। तो आई होप आपको ये नई सीरीज़, इस नए ढंग से बनी हुई ये सीरीज़ अच्छी लगेगी। और अब मैं जाता हूँ और आने वाले एपिसोड्स पे काम करता हूँ। तब तक आप एंजॉय करिए नवनीत का ये व्लॉग एंड खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। टेक केयर दोस्तों, इस वीडियो के ज़रिए मैं आपको अपने साथ ले जाऊंगी कश्मीर की सैर पर। 2020 में यूँ तो सारा साल हम घर पे ही बैठे रहे हैं, बट अक्टूबर के लास्ट वीक में मुझे मौका मिला कश्मीर जाने का एंड आई जस्ट ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी। ये 5 दिन का ट्रिप था। 27 अक्टूबर को सुबह मेरी फ़्लाइट थी दिल्ली से श्रीनगर का एयरपोर्ट जो कि बड़गांव डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वहाँ मैं दोपहर को पहुँची और मेरे ड्राइवर ने मुझे पिक किया। और तो पास में ही रहते हैं, आप तो बाय रोड भी आ सकते थे अगर पंजाब से आना था। हाँ, आ सकते थे, बट अभी ऐसे ही मौका बना तो बस फिर मुझे लगा कि बस जैसे भी है चले जाओ क्योंकि काम की वजह से छुट्टी भी हमेशा नहीं मिल पाती, तो मिल गई है। तो मुझे लग रहा है गुड़गांव से अच्छा तो पंजाब ही था। हाँ, पर मेरा काम वहाँ पर है, तो काम की वजह से अगर देखा जाए तो पंजाब ही बढ़िया है उससे। हाँ, वो ऐसा तो है वैसे अगर आप गुड़गांव का ट्रैफिक जैम देखोगे तो आधी जिंदगी बंदे की ट्रैफिक जैम में निकल जाती है। हाँ, पर अब जब से कोविड-19 का शुरू हुआ है तब से घर से काम कर रहे हैं, तो ट्रैफिक से तो बच गए हैं। होटल में सामान रखने के बाद पहले मुझे अपना लंच करना था। मैंने ड्राइवर से पूछा कि मुझे यहाँ का लोकल खाना खाना है, तो बताइए आज आप मुझे क्या खिला रहे हैं। तो वो मुझे कृष्णा ढाबा पे लेके चला गया, जो कि वहाँ का बहुत ही फेमस ढाबा है। वहाँ जब हम पहुँचे तो वहाँ पे पूरी भीड़ थी, बहुत सारे लोग बाहर खाना खा रहे थे। और अंदर काउंटर पे गई तो वहाँ पे भी मैंने वही सवाल पूछा काउंटर पे कि आपके ढाबे का क्या अच्छा है, मुझे क्या खाना चाहिए यहाँ पर। यही सवाल पहले मैंने अपने ड्राइवर से भी पूछा था, तो उसने कहा कि आप जो मर्ज़ी खाइए, सारा कुछ यहाँ पे मिलता है। तो मैंने कहा कि मुझे कश्मीर का कुछ खाना है, तो उसने कहा कि आप वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन हो। तो मैंने कहा कि मैं वेजिटेरियन हूँ। तो उसने बोला कि नॉन वेजिटेरियंस के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं और वेजिटेरियन के लिए भी तकरीबन सारा कुछ मिल जाएगा, आप जो भी वहाँ पे खाते हो पंजाब में या दिल्ली में। तो मैंने कहा कि मुझे तो यहाँ का लोकल कुछ फूड खाने का मन है। जब मैं ट्रैवल करने के लिए आई हूँ तो मुझे लगता है कि वहाँ का लोकल फूड जब तक नहीं खाया आपने तो वो आपका ट्रैवल अधूरा रहता है। सो खैर मैं ढाबे के अंदर गई और उनसे पूछा कि क्या खाया जाए, तो उन्होंने बोला कि राजमा चावल। और मैंने पूछा कि और क्या क्या है आपके खाने में, तो उन्होंने बोला राजमा चावल एंड दे जस्ट टोल्ड मी 10 अदर थिंग्स एंड बट लेटर वी जस्ट कंक्लूडेड ऑन राजमा चावल। उन्होंने एक बड़ी थाली में मुझे राजमा चावल दिए। और क्योंकि वहाँ पे बहुत भीड़ थी तो फटाफट वो जैसे एक सीट खाली हुई उन्होंने मुझे बोला कि आप यहाँ बैठ जाइए, और मैं वहाँ बैठ गई एंड इट टुक हिम ऑलमोस्ट 10 मिनट्स बिफोर दे सर्व्ड मी माय थाली ऑफ राजमा चावल। सो राजमा चावल वॉज टेस्टी, आई हैड इट विद रायता। वहाँ से खाना खाया और खाना खाने के बाद हम नेक्स्ट जो हमारा फर्स्ट आई वुड से पॉइंट था जहाँ हमने जाना था वो था शंकराचार्य टेम्पल। So after almost half an hour's drive, we reached the way to Shankaracharya temple. It was very beautiful because it was autumn time and वो जो रास्ते थे उनमें सब जगह पर पीले पत्ते, रोड्स के दोनों साइड पे पूरे लाइक भरा पड़ा था पूरा रोड पीले पत्तों से, और बहुत ही सुंदर लग रहा था। और पेड़ों के ऊपर भी ज़्यादातर पत्ते उस मकाम पे जहाँ पे वो बस टूट के गिरने ही वाले हैं, और कुछ हरे और कुछ पीले पत्ते। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था रास्तों का। तो उन खूबसूरत रास्तों से होते होते हम शंकराचार्य टेम्पल पहुँचे, जो कि ऊंचाई पे था
और शंकराचार्य टेम्पल में कैमराज अलाउड नहीं होते। तो मैंने अपना कैमरा और बैग, बेसिकली कुछ भी अलाउड नहीं होता, यू कांट टेक योर बिलोंगिंग्स विद यू टू शंकराचार्य टेम्पल। सो आई केप्ट ऑल माई बिलोंगिंग्स इन द कार। और मुझे ड्राइवर ने पहले से बता दिया था कि 156 शायद सीढ़ियाँ हैं जो आपको चढ़ के जाना पड़ता है, बट वहाँ से व्यू बहुत अच्छा है। तो मैंने शुरू किया चढ़ना, एंड आई वॉज एक्चुअली ब्रेथलेस बिकॉज इतने दिनों से इतना ज़्यादा चले नहीं थे, कोई ट्रैकिंग नहीं करी थी। सो धीरे धीरे करके मैं ऊपर पहुंच गई, वहाँ पे जाके मत्था टेका। और शंकराचार्य टेम्पल से आपको पूरा शहर जो है नज़र आता है, बर्ड्स आई व्यू जिसे बोलते हैं। और इट वाज़ वेरी सेरेन देयर, बहुत ही शांति थी और मौसम बहुत अच्छा था श्रीनगर पहुंचते ही, बिकॉज़ मैंने सोचा था कि बहुत ठंड होगी और ठुर ठुर करती रहूँगी मैं सारा दिन, बट वहाँ पर खिली हुई धूप थी और बिल्कुल कोजी वार्मथ जो थी उस एटमॉस्फेयर में। तो टेम्पल में गई और मत्था टेकने के बाद वहाँ पे मैं कुछ 10 मिनट रुकी होंगी, एंड देन जस्ट आई क्लाइम डाउन। वापसी पे मुझे वहाँ पे एक तीतर का परिवार मिला छोटे छोटे तीतर थे, 3 और 2 बड़े तीतर। आई थिंक वो उन छोटे तीतर के पेरेंट्स होंगे। और रास्ते में बस 3 से 4 टूरिस्ट, अभी अक्टूबर में जब मैं गई हूँ तो वहाँ पे कोई ख़ास टूरिस्ट्स नहीं थे, जहाँ पे भी गई हूँ बहुत ही कम लोग नज़र आए थे। तो वहाँ पे शंकराचार्य टेम्पल से वापस आके गाड़ी से हम गए चश्मे शाही, जो कि हमारा सेकंड पॉइंट था जाने का। चश्मे शाही में हम गए, वहाँ पे हमने टिकट लिया, 24 रुपए की टिकट है वहाँ के सारे मॉन्यूमेंट्स की इंक्लूडिंग टैक्सेस। चश्मे शाही में अंदर गई तो बहुत ही वेल मेंटेन्ड गार्डन था वहाँ का। और थोड़ा अंदर जाती हूँ तो वहाँ पर कश्मीरी पोशाकें पहन के आप अपनी तस्वीर क्लिक करवा सकते हो। तो वहाँ पे वो फोटोग्राफर्स बैठे हैं। दे अप्रोच्ड मी ऑल्सो। आई ऑल्सो वांटेड टू हैव अ फोटोग्राफ इन द कश्मीरी ड्रेस। आई पिक्ड अ पर्पल कलर ड्रेस and they gave me the jewelry that they provide to you. When I was ready, there was another girl with her husband जिसने अभी अपना फोटोशूट करवाया था, और she just said, भैया आप इनको लाल रंग की ड्रेस दीजिए, इनके ऊपर लाल रंग की ड्रेस ज़्यादा अच्छी लगेगी। बिकॉज मुझे लगा कि मुझे इतनी एस्थेटिक सेंस है नहीं कि किस तरह की कलर्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं और क्या ज्वेलरी इसके ऊपर अच्छी लगती है। तो मैंने आई जस्ट चोज़ सबसे साफ़ सुथरी ड्रेस थी, मैंने वो चूज़ करी वहाँ पे पर्पल कलर की। बट आफ्टर दैट गर्ल सेड कि इनके ऊपर लाल रंग की अच्छी लगेगी, तो आई जस्ट वेटेड फॉर माई टर्न, बिकॉज लाल रंग की ड्रेस उन्होंने पहनी हुई थी और भैया के पास लाल रंग की और कोई ड्रेस नहीं थी। I wore that red color Kashmiri dress and jewelry. Got a couple of photographs clicked by them. मैंने खुद अपने मोबाइल से भी दो चार तस्वीरें निकाल ली। उन तस्वीरों के प्रिंट आउट्स कुछ टाइम के बाद मिलने थे, और ड्राइवर एंड जो वहाँ पे ये फोटोग्राफर्स रहते हैं, दे ऑल नो समहाउ ईच अदर बिकॉज ड्राइवर्स जाते रहते हैं। सो दे सेड दैट they will just deliver those photographs while I'm coming back from another place. They had a word with my driver. चश्मे शाही में बहुत ही वेल मेंटेन्ड लॉन्स एंड गार्डन है। वहाँ के मुझे पेड़ बहुत अच्छे लगे। पेड़ जो हैं वो बहुत ही ऊंचे पेड़ नहीं हैं, उनके ऊपर एक छतरी सी बनी हुई है। आई विल नीड टू चेक कि वो पेड़ों का नाम क्या है, पर बहुत ही सुंदर जो थे, वेल मैनिक्योर्ड ट्रीज थे वो। और चश्मे शाही जहाँ पे वो चश्मा, जो नेचुरल चश्मा फूटता है, उसके पीछे जो है माउंटेन्स नज़र आती हैं, तो वो व्यू बहुत अच्छा है। वहाँ पे कुछ एक टूरिस्ट आए हुए थे,
और वहाँ पे जो एक ही एक्टिविटी चल रही थी चश्मे शाही में, वो है कि वहाँ की कश्मीरी ड्रेस पहन के लोग अपना फ़ोटोशूट करवा रहे थे। चश्मे शाही के बाद हम गए परी महल। परी महल में भी वही 24 रुपए की टिकट थी मॉन्यूमेंट में जाने के लिए। और जो परी महल है वो ज़्यादा एक किले की तरह ही लगता है, किला है, जैसे हम तुगलकाबाद फोर्ट जो दिल्ली का है उसके जैसे ही एक वहाँ पे वो नीचे को एक गलियारा है जहाँ से आप जाते हो और उसके ऊपर चढ़ते हो तो वो आर्क्स बनी हुई हैं जहाँ से आप बाहर देख सकते हो। लेकिन वहाँ का जो नज़ारा था वो ऑब्वियसली बिल्कुल अलग था क्योंकि वो माउंटेन रेंज में है और एट वन पॉइंट इन परी महल यू कैन सी the golf course and the lake, the Dal Lake from up there. And जिस टाइम पे मैं वहाँ पे पहुँची थी तो वो सनसेट का टाइम था और सनसेट का नज़ारा इतना खूबसूरत था जैसे जब हम छोटे थे हम एक एक्चुअली पेंटिंग बनाया करते थे कि वहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों के पीछे से सूरज जो है या चढ़ता हुआ या ढलता हुआ जिसमें पूरा सूरज नहीं नज़र आता, एक उसका एक हिस्सा आधे से ज़्यादा हिस्सा नज़र आ रहा है। सो वो बेहद खूबसूरत था और वहाँ पे जो टूरिस्ट जो मुझे चश्मे शाही पे मिले थे वही वहाँ पे पहुँचे हुए थे, तो वहाँ पे वो आर्ट में इतना खूबसूरत लग रहा था। तो आई जस्ट आस्क्ड दैट द गर्ल कि मैं आपकी एक तस्वीर यहाँ पे क्लिक कर दूँ कि बहुत ही अच्छी आएगी। सो आई क्लिक्ड हर फोटोग्राफ्स एंड लेटर आई asked her to click my photograph at that point and it was very beautiful. And वहाँ से बाहर निकल के आप जाते हो तो जैसे वो किले की दीवारें रहती हैं वैसा था और धूप स्टिल मतलब 5 बज गए थे और धूप बहुत अच्छी अभी भी आ रही थी जस्ट बिफोर द सनसेट। और लोग वहाँ पे बैठे थे अपना पिकनिक मना रहे थे, जितने भी थोड़े बहुत, आई थिंक देयर वर अराउंड 12 to 15 पीपल देयर इन परी महल। जब मैं वहाँ गई तो वो अपना बैठ के बतिया रहे थे, खाना खा रहे थे। और एक साइड पे जैसे ही वो सूरज ढल गया, ऑलमोस्ट ढल गया, सो आई सॉ ऑन द अदर साइड मून रोज। सो इट वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल व्यू कि एक तरफ सूरज ढल रहा है, दूसरी तरफ चांद उग रहा है एट द सेम टाइम। सो बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा था वो और एहसास था। आई वॉज टोटली रिफ्रेश्ड ऑन डे वन itself and I was very impressed with the way their gardens are maintained, the way they have maintained their gardens. Maybe it's because there are so many tourists who come to Kashmir, but I was really impressed with that. And after Pari Mahal, it was already 6:15 and अंधेरा होना शुरू हो गया था और after that there wasn't any place that we were to go. So I just asked my driver if I can sit beside or at the bank of Dal Lake. So वो एक convenient जगह पर उसने गाड़ी रोकी और I just sat there at Dal Lake for some time. तो वहाँ पे शिकारे वाले लोग जो भैया हैं वो आपके पास आ जाते हैं शिकारा राइड के लिए। So I said some other time, but मैं उनके साथ बतियाई, अच्छा लगा बात करके। What happened while I was sitting there, the two ladies came and there was one boat जो रस्सी के साथ बांधी हुई थी और उन्होंने वो रस्सी खोली और वो उसमें बैठ के चलने लगी and I was like कि it was a new experience for me and I said भैया वो कश्ती लेके जा रही हैं एंड भैया सेड हाँ वो उन्हीं की कश्ती है, वो शहर अपना कुछ काम करने आई होंगी और वो अपना अभी करके वापस जा रही हैं। एंड आई वाज लाइक इट वाज अमेजिंग। ही सेड जैसे आपके वहाँ पर शायद रिक्शा में लोग जाते हैं या लोग अपनी स्कूटी पे जाते हैं अपना किसी भी एक स्टॉप के ऊपर वो पार्क कर देते हैं एंड देन वापस आके वहाँ से पिक करके अपने घर जाते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे मेन कन्वेंस जो है वो बोट्स हैं, तो वो उन्हीं की बोट है, वो अपनी कश्ती में ही बैठ के जा रही हैं। वो मुझे बहुत मज़ा आया वो देख के
कि किसी जगह पे जब आप जाते हो वहाँ की जो डे टू डे लाइफ है वो आपने इमेजिन ही नहीं करी होती, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें, उसको देख के बहुत ही मज़ा आया मुझे। और मैंने वहाँ पे कुछ फ़ोटोग्राफ्स किए, कुछ लॉन्ग एक्सपोजर शॉट्स लिए, हाउस बोट्स की लाइटिंग में एक जो परछाई, नॉट एग्जैक्टली परछाई, द रिफ्लेक्शन जो पानी में पड़ती है उसकी लाइट की, वो बहुत सुंदर लग रही थी। तो मैंने ट्राइपॉड तो मेरे पास था नहीं, तो मैंने जस्ट वहाँ पे रख के दीवार पर अपने कुछ शॉट्स लिए हाउस बोट्स के, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे शाम के टाइम पे लाइटिंग में। तो ऐसे मेरा डे 1 वहाँ पे ख़त्म हुआ। 3 जगहों पे मैं घूमी और इट वाज़ अ वेरी नाइस स्टार्टिंग ऑफ माई ट्रिप।